Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about biomolecule part number 9 and आज का जो हमारा टॉपिक है चारगाफ लॉ एंड डीएनए मॉडल, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चारगाफ लॉ होता क्या है, तो आपको मैं बता दूं, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इरविन चारगाफ। चारगाफ लॉ सबसे पहले वो दिए थे, इरविन चारगाफ कब दिए थे? 1950 में, यानी कि 1950 में सबसे पहले इन्होंने चारगाफ लॉ के बारे में बताया। अब चारगाफ लॉ होता क्या है, तो इसको अच्छे से लिसन केयरफुली, अच्छे से इसको समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि चारगाफ के अकॉर्डिंग, चारगाफ जो साइंटिस्ट थे वो क्या बताए थे कि एक डीएनए में, मतलब ये आपका डीएनए है, इसी से मैं आपको समझा देता हूं। इस डीएनए में एक तरफ आपको पता है प्यूरिन होता है, दूसरी तरफ पिरिमिडिन होता है। जैसे कि यहाँ पे इसका केमिकल स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बना दिया है, ये भी तीन स्ट्रक्चर है। आप इन तीनों को ऐसे समझ सकते हैं, या तो ऐसे बनाइए, या तो ऐसे, या तो ऐसे, ये सब सही है, डीएनए का स्ट्रक्चर है। अब देखिए, अगर यहाँ पे तो एक तरफ अगर आप देखेंगे तो एक तरफ होता है प्यूरिन, दूसरी तरफ होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन पिरिमिडिन, समझ में आ रहा है? कहने का मतलब यह है कि जितना प्यूरिन का मात्रा होगा उतना ही पिरिमिडिन का मात्रा होगा। एक डीएनए में जितना प्यूरिन होता है उतना ही पिरिमिडिन होता है, मतलब प्यूरिन बराबर पिरिमिडिन। अब भाई प्यूरिन में क्या क्या आता है तो देख लिया जाए। एडेनिन, ग्वानिन, ये आता है प्यूरिन में, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था, अच्छे से समझाया था। और पिरिमिडिन में क्या आता है? थायमिन, साइटोसिन, एक यूरेसिल आता है जो कि आरएनए में आएगा, बट यहाँ पे आपको डीएनए पढ़ना है तो थायमिन और साइटोसिन आता है। मीन्स साइटोसिन बराबर ग्वानिन और एडेनिन बराबर थायमिन, मतलब जितना भी प्यूरिन होगा उतना ही पिरिमिडिन होगा, जितना एडेनिन उतना थायमिन, जितना ग्वानिन उतना साइटोसिन, मतलब दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल में एक डीएनए में, एक पूरा जो कंप्लीट डीएनए है, इसमें एडेनिन बराबर मान लीजिए दे दिया है 400, ग्वानिन बराबर मान लीजिए दे दिया 300, और पूछे कि टोटल न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होगी। टोटल न्यूक्लियोटाइड आपको बताना है। अगर ये ऐसे क्वेश्चन पूछ दे तो आप क्या करेंगे? तो जहां तक मुझे पता है, मैंने आपको बताया कि जितना एडेनिन होता है उतना ही थायमिन होता है। एडेनिन थायमिन दोनों बराबर होगा, ग्वानिन साइटोसिन आपस में बराबर होता है। तो एडेनिन मान लो दिया है 400, तो यहाँ पे आप देखोगे थायमिन जो है ये भी तो भाई 400 होगा ना। 400 एडेनिन है तो 400 थायमिन होगा, क्योंकि एडेनिन और थायमिन दोनों आपस में बराबर होता है। वैसे ही मान लो ग्वानिन 300 दिया है तो साइटोसिन कितना होगा? ये भी 300 ही होगा। तो आप इसको अब काउंट कर सकते हैं। टोटल न्यूक्लियोटाइड पूछ रहा है, मतलब टोटल न्यूक्लियोटाइड का नंबर कितना होगा? यू नो वेरी वेल कि सब में जीरो है लास्ट में, तो जीरो लगाइए, फिर 0 0 0 0 0 लगा लिए, फिर 4 और 4 800 800 8 9 10 11 12 13 14, मीन्स टोटल न्यूक्लियोटाइड नंबर इक्वल टू 1400 होगा। समझ में आ गया? ये तो मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, तो एक बार और देख लीजिए। मैं एक और क्वेश्चन आपको इसी के अकॉर्डिंग बता दे रहा हूं। एक मान लो क्वेश्चन ये दे दिया कि टोटल न्यूक्लियोटाइड का नंबर, टोटल न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू, मान लो दे दिया 700, ठीक, 700 न्यूक्लियोटाइड दे दिया। अब जिसमें से पूछ दिया कि थायमिन इज इक्वल टू, मान लो दे दिया है 200, ठीक है। तो पूछ दिया यहां पे कि ग्वानिन इज इक्वल टू, थायमिन इज इक्वल टू एंड साइटोसिन, यहां पे एडेनिन होगा, साइटोसिन इज इक्वल टू कितना होगा। तो आपको मैंने अभी बताया है कि जितना थायमिन है या एडेनिन है उतना ही कितना होगा? थायमिन होगा, और जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो मान लीजिए थायमिन इज इक्वल टू कितना दिया है? 200, तो आप जानते हैं कि एडेनिन बराबर कितना हो जाएगा? 200। 2 और 2 कितना हो गया? 400 हुआ ना, 400 हुआ। अब 700 में से अगर 400 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, 700 में से अगर आप 400 को सब्ट्रैक्ट करते हो, घटाते हो, तो आता है 300, ठीक। और 300 में आपको ग्वानिन और साइटोसिन में डिवाइड करना है, बांटना है, तो दो भागों में बांटना है, तो 300 में आप 2 से भाग दे दो। 2 1 जा 2, यहां बचेगा 1, 2 5 जा 10, ओके, एंड ये 0 जो है ऊपर चला जाएगा, इट मींस 150। तो यहां पर ग्वानिन इक्वल टू 150 हो जाएगा एंड
साइटोसिन इक्वल टू भी 150 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि चारगाफ लॉ बताइए, और चारगाफ लॉ में इस तरह का क्वेश्चन ये पूछ सकता है। तो मैंने आपको अभी बताया है कि चारगाफ लॉ, इरविन चारगाफ ने सबसे पहले 1950 ईस्वी में इसको दिया था, और वो बताया था कि जितना डीएनए के अंदर प्यूरिन होगा उतना ही मात्रा पिरिमिडीन का होता है। मतलब प्यूरिन इक्वल टू पिरिमिडीन मीन्स एडेनिन इक्वल टू थाइमिन एंड ग्वानिन इक्वल टू साइटोसिन मीन्स A प्लस G इक्वल टू T प्लस C। ये सब आपस में क्या होता है, इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये क्वेश्चन तो बताया, इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग कई बार प्रैक्टिस करेंगे, आपका ये सॉल्व हो जाएगा। यह है बच्चों चारगाफ लॉ। सेकंड नंबर हम लोग चलते हैं। सेकंड नंबर क्या है, तो ध्यान से समझते चलिएगा। सेकंड नंबर है डीएनए मॉडल, जिसको हम लोग वाटसन एंड क्रिक मॉडल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसको सबसे पहले 1953 में सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था वाटसन एंड क्रिक। दो साइंटिस्ट थे, वाटसन और क्रिक, इन दोनों ने मिलके डीएनए मॉडल को दिया था 1953 में, मतलब कि 1953 में। अब ये डीएनए मॉडल है क्या, देख सकते हैं, यही है डीएनए मॉडल। ये आपका डीएनए मॉडल है, ये आपका डीएनए मॉडल है। आइए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि डीएनए के अंदर जो स्ट्रैंड होता है ये 5' होगा, तो इसका लास्ट वाला जो स्ट्रैंड है 3' होगा, एंड अगर ये 3' है तो ये 5' होगा। ओके, अब देखो ध्यान समझते चलो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे कि ये जो आपको डीएनए दिख रहा है, ये डीएनए दिख रहा है, डीएनए के किनारे किनारे पेंटोज शुगर एंड फास्फेट ग्रुप होता है, एंड बीच में नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, ये भी आप जानते हैं। ऐसे भी देख सकते हो, पेंटोज शुगर, फास्फेट ग्रुप, फिर ये नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर, फास्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर, फास्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर, फास्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजन बेस। मतलब कि ये एक बहुत बड़े न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे बनाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। सो दिस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे आपको बस 4 दिखाया गया है, मतलब कि ये यहां से यहां तक 1 2 3 4 बस ये 4 दिखाया गया है। समझ में आ गया, ये 4, इसमें 4। और जो मैं यहाँ पे केमिकल स्ट्रक्चर दिखाया हूं ये बस 2 का दिखाया गया है, एडेनिन और ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन का। देख सकते हैं ये 2 स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये केमिकल स्ट्रक्चर है, ये मेन स्ट्रक्चर है, और ये भी केमिकल स्ट्रक्चर है। आप तीनों में से कैसे भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, तो आइए इसको अब हम लोग समझते हैं। और ये दोनों साइंटिस्ट क्या बताए थे, तो देखिए ये दोनों साइंटिस्ट बताए थे कि डीएनए के अंदर जो आप बेस पेयर देख रहे हैं इसकी बीच की दूरी कितनी होती है। डीएनए 2 स्ट्रैंड होता है, इन दोनों स्ट्रैंड की बीच की दूरी कितनी होती है, इसको सबसे पहले वाटसन और क्रिक ने बताया था, इसलिए इसको वाटसन एंड क्रिक मॉडल कहते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डीएनए 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए, ठीक है। देख सकते हैं द्विकुंडलन होगा, और इसमें बहुत सारे बेस पेयर क्षार क्रम पाए जाते हैं, और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला यानी चेन का फॉर्मेशन करते हैं। और वाटसन और क्रिक ने यह भी बताया था कि अगर आप यहां पर देख रहे हैं 2 स्ट्रैंड के बीच की डिस्टेंस कितने होंगे, तो यहां पर देख सकते हैं 2 डीएनए के बीच का जो स्ट्रैंड होता है, स्ट्रैंड के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसी को अगर आप नैनोमीटर में लेके जाना चाहते हैं तो 2 नैनोमीटर होगा। याद रखिएगा, ये सब याद रखने वाली चीजें हैं। अगर 2 स्ट्रैंड की बीच की दूरी देखेंगे तो दोनों स्ट्रैंड की बीच की दूरी कितनी होगी, तो आपको पता होना चाहिए दोनों स्ट्रैंड की बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है, या इसी को आप नैनोमीटर में लिखेंगे 2 नैनोमीटर होगा। और एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है, तो याद रखिएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम, और इसी को अगर आप नैनोमीटर में लिखना चाहते हैं 0.34 एंगस्ट्रॉम इसका होगा। समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, एक जो घुमाव होता है डीएनए का, एक घुमाव, एक कुंडलन जो होता है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड, 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। अब उन 10 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है, तो आइए गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए देखिए यहां से यहां तक का मतलब 10 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है, एक घुमाव के बीच की दूरी, तो आपको पता होना चाहिए 34 एंगस्ट्रॉम होता है, या इसी को आप 3.4 नैनोमीटर कह सकते हैं। इसको सबसे पहले कौन बताया था, वाटसन एंड क्रिक ने। सो इसको वाटसन एंड क्रिक का मॉडल कहा जाता है। और इन्होंने बताया था कि एडेनिन जितना होता है वो उतना थाइमिन होगा, ग्वानिन जितना होगा उतना साइटोसिन होगा। लेकिन इसमें इन्होंने ये भी बताया था कि जो एडेनिन होता है ये हमेशा डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन से जुड़ता है,
या थायमिन जो है डबल बॉन्ड के साथ एडेनिन से जुड़ता है, ग्वानिन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन से, और साइटोसिन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड से ग्वानिन से जुड़ता है। ये क्रमबद्ध रूप से ये पाए जाते हैं। समझ में आ गया? अगर ऐसे नहीं है तो आइए मैं इससे समझा देता हूं आपको, या इससे समझा देता हूं। ये मान लीजिए 2 डीएनए के बीच का डिस्टेंस दिया है, तो 2 डीएनए के बीच का डिस्टेंस मैं बताया हूं कि 20 एंगस्ट्रॉन होता है। मतलब कि जो स्ट्रैंड के बीच की दूरी, मतलब वही स्ट्रैंड है, 2 हेलिक्स के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉन होगा। और मैंने आपको बताया कि 1 न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है, तो याद रखिएगा 1 न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है, तो मैंने अभी आपको बताया 3.4 एंगस्ट्रॉन। और डीएनए में 10 न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, मतलब कि यहां से लेके और नीचे आप चले जाइए 10 तक, ठीक है ना, 10 तक। इसके बीच की दूरी कितनी होगी, तो यहां पर देख सकते हैं इसके बीच की दूरी होती है 3, मतलब 34 एंगस्ट्रॉन। इतना बात अब याद रखिएगा। वैसे ये भी होता है, ये सब स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को याद रख सकते हैं, आप लिख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो इस प्रकार से आप इस स्ट्रक्चर को और इसको आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और इसको आप लोग लिख सकते हैं। एक बार और मैं आपको बता देता हूं जल्दी जल्दी, चारगाफ लॉ क्या होता है। चारगाफ लॉ सबसे पहले इरविन चारगाफ एक साइंटिस्ट थे जो सबसे पहले चारगाफ लॉ को बताए थे, जो कि 1950 में बताया था। और इन्होंने बताया था कि एडेनिन मतलब कि प्यूरिन जो होता है पिरिमिडिन के इक्वल होता है, मतलब कि जितना एडेनिन होगा उतना थायमिन होगा, जितना साइटोसिन होगा उतना ग्वानिन होगा। A+G=T+C, ये इसका फॉर्मूला होता है, जिसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताया है, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछता है। फिर वाटसन और क्रिक ने क्या बताया, वाटसन और क्रिक जो थे ये 1953 में अपना एक मॉडल दिए थे जिसको डीएनए मॉडल कहा जाता है। डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है। फिर 2 स्ट्रैंड, सबसे पहले ये बताया था कि डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड पाए जाते हैं, इन दोनों स्ट्रैंड के बीच का दूरी कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉन। एंड एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन होता है। और एक पूरा जो घुमाव होता है डीएनए का, जैसे उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, उस 10 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 334 एंगस्ट्रॉन होती है। और इन्होंने यह भी बताया था कि एडेनिन मतलब नाइट्रोजन बेस में एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से थायमिन से, या थायमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से एडेनिन से, एंड ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से, साइटोसिन मींस साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से ग्वानिन से जुड़ा रहता है। और जो पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जो आप देख रहे हैं, इसको बैकबोन ऑफ डीएनए भी कहा जाता है। तो इतना बात आप याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मेरा कुछ 2 क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दे दिया कीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो आंसर देते हैं काफी अच्छा लगता है, ठीक है, एक मनोबल भी बढ़ता है। मेरा क्वेश्चन है कि डीएनए के अंदर जो 2 स्ट्रैंड होते हैं उन दोनों स्ट्रैंड के बीच की दूरी कितनी होती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होगी, और एक पूरा घुमाव जो कि 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसकी बीच की दूरी कितनी होती है। वाटसन और क्रिक ने इस मॉडल को कब दिया था, डीएनए मॉडल को, और चारगाफ ने कब अपना मॉडल दिया था। इतना क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दे दिया कीजिए। आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।